हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस भारतीय संविधान। सो लेट्स स्टार्ट। फुटबॉल। तो इस गेम में क्या होता है कि हर प्लेयर को पैरों से किक करना होता है फुटबॉल को, और गोलकीपर के अलावा कोई भी बॉल को हाथ नहीं लगा सकता। ये फुटबॉल के नियम है। अगर किसी प्लेयर के हाथ को हल्का सा भी फुटबॉल टच हो जाता है तो उसको फाउल माना जाता है, गलत माना जाता है। मतलब फुटबॉल में प्लेयर्स को सिर्फ पैरों से ही किक करना होता है। वैसे ही दूसरे हमारे गेम जो होता है हॉकी में हमारे पास हॉकी स्टिक होती है जिसकी मदद से ही हमको खेलना पड़ता है। वैसे ही क्रिकेट में हमें बॉल को सिर्फ बैट से ही किक करना होता है, हाथ या पैर से नहीं कर सकते। तो ये सब हमारे गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं जो डिफाइन करता है कि किस गेम में कैसे खेला जाएगा। हर एक गेम के नियम जो तय किए जाते हैं वो उस गेम को दूसरे गेम से अलग करता है। ठीक वैसे हमारे समाज में भी कुछ नियम होते हैं जो समाज को एक रूप देते हैं, और हमें अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। बड़े बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर नियमों को लोग आपस में सहमति के द्वारा तय करते हैं। लोग आपसी सहमति से ही नियमों को बनाते हैं। और जो हमारे आधुनिक देश है वहाँ पर ये नियम जो होते हैं वो आमतौर पर लिखित रूप में पाए जाते हैं। तो जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। मतलब संविधान हमारा वो लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी भी समाज में, किसी भी देश में क्या कानून, क्या नियम होने चाहिए वो सब लिखित में होता है। संविधान केवल लोकतांत्रिक देशों के पास ही होता है और किसी भी देश के पास नहीं होता। अगर किसी देश के पास उसका खुद का संविधान है तो मतलब वो देश एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, या किसी भी देश को संविधान की जरूरत पड़ती क्यों है। संविधान की जरूरत हमें कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है, जिसमें से सबसे पहला है कि यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। मतलब किसी भी देश का नागरिक जैसा अपने देश को चाहता है, इन नियमों के जरिए वो वैसा अपने देश को बना सकता है। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज के जो मूलभूत स्वरूप है वो क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। तो संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। मतलब देश को कैसे चलाना चाहिए उसमें पूरी प्रणाली लिखी होती है और जिसको लोग अपना लेते हैं। चलिए समझने के लिए एक एग्जाम्पल है नेपाल का। समाचार में एक खबर में बताया गया था कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। तो सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो फिर उनको नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि वहाँ एक राजतंत्र था, राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था, शासन की जो सर्वोच्चता है, सत्ता है, राजा के पास होगी। नेपाल के लोग कई सालों से लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला रहे थे और इसी संघर्ष के रिजल्ट में 2006 में आखिरकार उन्होंने राज्य की सत्ता को खत्म करने के बाद उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहिए थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। जिस तरह किसी भी खेल के नियम बदल जाने से वो पूरा खेल बदल जाता है, नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। मतलब कि हमारे संविधान में सारी की सारी वो चीजें बताई गई है कि किस तरह की शासन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए और किस व्यक्ति के पास या किस राजनेता के पास कितनी पावर होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई राजनेता अपनी शक्तियों का या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। तो हमारे संविधान में ही वो उपचार भी दिए होते हैं कि कोई भी नेता उस शक्ति का, उस पावर का गलत इस्तेमाल कर सके। तो संविधान क्यों होना चाहिए, इसका महत्वपूर्ण तीसरा कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगती है, असल में इसका मतलब ये है कि कई बार किसी मुद्दे पर हम बहुत निगेटिव सोचते हैं। ऐसे विचार हमारे खुद के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं और संविधान में हमें ऐसी भावनाओं से बचने में भी मदद मिलती है। हो सकता है कभी भी कि लोकतंत्र को मानने वाला कोई भी इंसान अपने समाज में हो रहे नेताओं के बर्ताव से परेशान होकर, वो सारी चीजों से कंफ्यूज होकर एक दिन ये कहने लगी कि इससे अच्छा तो लोकतंत्र की जगह हमारे समाज में तानाशाही शासन होता।
तब सही था, बल्कि उसे ये नहीं पता कि इसका भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं और वो कहीं ना कहीं वो तानाशाही शासन लाने की सोचता है। उस कंडीशन में संविधान हमारी रक्षा करता है। संविधान में वो बुनियादी प्रावधान दिए होते हैं कि हमारे देश का कानून कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है, ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का भरोसा मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के लक्षण की। भारतीय संविधान के लक्षण से हमें पता चलेगा कि कैसे भारत का संविधान इतना ताकतवर है, जिससे हमें पूरा आश्वासन यानी कि पूरा भरोसा हो जाए कि वो प्रत्येक नागरिक की, हर एक व्यक्ति की रक्षा सही से कर सकता है और जहाँ पर सरकार के भ्रष्ट होने के बहुत कम चांस होते हैं। तो भारतीय संविधान के लक्षण में सबसे पहला है संघवाद, फेडरलिज्म। संघवाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। इसका मतलब है कि हमारे देश में कई स्तरों पर सरकार है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। केंद्र स्तर पर हमारी केंद्र सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो गाँव में पंचायती राज है और शहरों में नगर पालिका आती है। तो सरकार को इस तरीके से बांटने का क्या फायदा होता है? तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत एक बहुत आबादी वाला देश है और इसमें सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए केवल केंद्र सरकार काफी नहीं है। उसके लिए हर व्यक्ति को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिए ठीक से समझने के लिए हमारे पास अलग अलग लेवल्स पर सरकारें होनी चाहिए ताकि वो लोगों की जरूरत को समझ सके। स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो ये है संघवाद। जो दूसरा भारतीय संविधान का लक्षण है वो है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव लोग खुद करते हैं, वो लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है और उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तरीकों को भी प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर भी आधारित जो ऊंच नीच है वो भी तोड़ दी जाएगी। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों में चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, चाहे वो समाज में कोई भी हो, कितना भी गरीब हो, चाहे वो समाज में कैसे भी रहता हो या उसका कोई भी स्थान हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जनता इनसे जो सवाल करे इन्हें उनका जवाब देना पड़ता है। भारतीय संविधान के लक्षण की जो तीसरी विशेषता है वो है शक्तियों का बंटवारा। तो भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं, वो सभी प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं तो कानून बनाने का काम करते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह आता है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। कानूनों को कैसे लागू किया जाए, ठीक से काम हो रहे या नहीं, वो सब देखने का काम कार्यपालिका में लोग होते हैं, वो देखते हैं। और तीसरा जो हमारा है न्यायपालिका, न्यायालय की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। अगला जो भारतीय संविधान का लक्षण है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला जो खंड भारतीय संविधान में दिया गया है उसको संविधान के अंतरात्मा भी कहते हैं। मौलिक अधिकार देश के सभी व्यक्तियों को राज्य की जो सत्ता है उसमें कोई मनमाने या निरंकुश इस्तेमाल ना करे उस चीज से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो भारतीय संविधान में हमारे कुल 6 अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचार अधिकार। तो ये थे मौलिक अधिकार। इसको और अधिक समझने के लिए, इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप लोग इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के लास्ट लक्षण की, जो है धर्मनिरपेक्षता। ये भारत का 5वां और अंतिम लक्षण है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। मतलब धर्मनिरपेक्षता राज्य वो होता है जहाँ पर किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। जिस भी व्यक्ति का जो दिल करे वो उस राज्य को अपना सकता है। तो ये थे भारतीय संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जो कक्षा 8वीं की
क्लास 8 चैप्टर 1 में दिया गया है। ये कुछ हमारी फोटोज है, तस्वीरें हैं जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के रूप में ली गई थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।